हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशंस के लिए, करंट अफेयर्स के, तो सब एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसरो ने स्पेडेक्स डॉकिंग प्रयोग जनवरी 2025 में की, तो इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? कौन सा देश बन गया है? आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ, चौथा ऐसा देश बन गया है भारत। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, 16 जनवरी को भारत ने ये मुकाम हासिल किया है। पहला देश ऐसा कौन सा है? तो वो है अमेरिका, दूसरा रूस है, तीसरा चीन है और चौथा देश भारत है। डॉकिंग का मतलब क्या हुआ? तो दो किसी चीज़ को जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना। ठीक है, तो उसी के दौरान दो सैटेलाइट को कनेक्ट कर दिया गया। इन दोनों सैटेलाइट को कनेक्ट किया गया इस तरीके से। ठीक है, तो इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो उसने 16 जनवरी को ये शानदार मुकाम हासिल किया है। ठीक है, तो ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत ऐसा चौथा देश बन गया है। इसका जो परीक्षण किया गया ना, तो बहुत लंबा वक्त लगा है। ठीक है, पहले 15 मीटर नज़दीक लाया गया अंतरिक्ष में, अब और फिर 3 मीटर नज़दीक लाया गया और उसके बाद फिर इसको कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और ये जो दोनों सैटेलाइट है ना, इसको 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था PSLV C60 रॉकेट के ज़रिए। ठीक है, दो है सैटेलाइट, एक है स्पारडेक्स A और स्पारडेक्स B। दोनों का वजन 220 किलोग्राम था। सोलर पैनल है, लिथियम आयन बैटरी से लैस है और इसमें कंट्रोल सिस्टम भी है, ऑर्बिटल कंट्रोल सिस्टम। तो ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि ये मिशन इंपॉर्टेंट क्यों था, मतलब दोनों को कनेक्ट करना क्या मतलब हुआ, इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, आने वाले वक्त में जो चंद्रयान 4 मिशन किया जाएगा, तो इसके अलावा जो स्पेस स्टेशन बनाने हैं अंतरिक्ष में, तो वहाँ जाने और आने के लिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। डॉकिंग टेक्नोलॉजी मिशन गगनयान के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि पार्ट बाय पार्ट आप ले जा रहे हैं सामान और दोनों को कनेक्ट कर दे रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष स्टेशन जो है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, वो क्या है, कई कई टुकड़े वहाँ जोड़ते चलेगा और बड़ा सा स्टेशन बन गया। ठीक है, चीन ने भी यही काम किया था। तो आने वाले वक्त में जो हमारी जो तमाम अभियान होने वाले हैं, गगनयान हो गया, चंद्रयान 4 हो गया, उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लिया आपने। ठीक है, ओके। इसरो की बात कर लें। स्थापना को कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 यानी 1969 में। पहले चेयरमैन थे कि विक्रम साराभाई और अभी चेयरमैन कौन है? नए चेयरमैन डॉक्टर V नारायणन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हरित यानी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, उसके तहत पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी जनवरी 2025 में। तो कहाँ पर, किस जगह पर, इनमें से किस जगह पर? तो अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश। ये विशाखापट्टनम के पास में है, नियर विशाखापट्टनम। ठीक है, तमाम न्यूज़पेपर में आपको विशाखापट्टनम ज़्यादातर देखने को मिला होगा, तो लगेगा कि विशाखापट्टनम में ही स्थापित हुआ है, तो नहीं, विशाखापट्टनम के पास में ही है, एक ज़िला है अनकापल्ली, तो उसी के गांव में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो 8 और 9 जनवरी को वो उस यात्रा पर गए हुए थे, तो ये स्थापित किया गया है और ग्रीन हाइड्रोजन हब है ये। और ख़ास बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना की गई है। इस मिशन के तहत बहुत सारे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना देश भर में की गई है, लेकिन हब की बात होगी तो ये एक पहला, ये हब का मतलब हो गया कि बहुत बड़े पैमाने पर। और ख़ास बात है कि ये समुद्र के किनारे है। ठीक है, तो समुद्र जल का उपयोग करके इसको मतलब पानी से हाइड्रोजन अलग करने का काम वहाँ पर किया जाएगा। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये मतलब क्या हुआ इसका ग्रीन हाइड्रोजन का, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट में NTPC भी प्रमुख रूप से साझेदार है। आंध्र प्रदेश का एक कॉरपोरेशन है, वो तो है ही, आंध्र प्रदेश न्यू रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
और साथ में एनटीपीसी भी इसके साथ शामिल है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन हब है, एक बार फोटोग्राफ में दिखा देना चाहता हूँ। ये इस तरह का, ये काफ़ी बड़े इलाके में बना हुआ है, इस तरह का वहाँ कुछ होने वाला है। वहाँ पर विशाखापट्टनम के पास अनकापल्ली ज़िले में वहाँ का एक गांव है, उसका नाम है पुदिम दका गांव है वहाँ पर। ठीक है, इसमें करीब 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। 12,000 एकड़ में ये पूरा जो क्षेत्र है ये बन रहा है। अब सवाल ये होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना, वो वैकल्पिक ईंधन का एक ऑप्शन है। ठीक है, जिसको व्हीकल में इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत सारे कल कारखाने ये सब चलाए जा सकते हैं। ये ज़ीरो एमिशन वाला ईंधन है, यानी इससे प्रदूषण नहीं होगा। हाइड्रोजन ईंधन कई तरीके के होते हैं, एक ग्रे होता है, ब्लू होता है, ब्राउन, ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन का मतलब ये हुआ कि बनाने के लिए, इस हाइड्रोजन को बनाने के लिए, यानी पानी से जो अलग किया जा रहा है उसे अलग करने के लिए उसमें सोलर पावर या फिर विंड एनर्जी से प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसको ग्रीन कहते हैं। ठीक है, कई जगह डीजल का भी उपयोग करके हाइड्रोजन को अलग किया जाता है पानी से, वो फिर दूसरे तरह का हाइड्रोजन हो गया। ये ग्रीन हाइड्रोजन हो गया जिसके मतलब पानी से अलग करने के लिए हाइड्रोजन को ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल किया गया जिससे कि पॉल्यूशन ना फैलता हो। तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट भी दे दिया है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सोलर पावर, विंड एनर्जी से प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको ग्रीन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, कई प्रकार होते हैं, ग्रे, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन। ग्रे हो गया जिससे डीजल और पेट्रोल वगैरह से ईंधन से हम पानी को तोड़ रहे हो, अलग कर रहे हो, तो ये होता है। अब सवाल होगा कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी के ज़रिए पानी में इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये पानी यानी H2O है, तो उसमें से हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन को वो अलग कर देगा, फिर हाइड्रोजन को अलग टैंक में स्टोर कर दिया जाता है। तो ये इस तरीके का ये प्रोसेस होता है और फिर उसका इस्तेमाल कार, इसके अलावा जो तमाम जो भी ईंधन के लिए ज़रूरती जो चीज़ें हैं वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन ही क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है और पेट्रोल से 2-3 गुना ज़्यादा बेहतर ऊर्जा मिलती है। जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जीवाश्म ईंधन जो है बहुत खर्चीला है, हमें आयात करना पड़ता है, डॉलर हमें देना पड़ता है इसके लिए। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है और बेहतर होगी। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल ये कार, बस, ट्रेन, स्पेस रॉकेट फ्यूल में, वेल्डिंग में, पेट्रोलियम रिफाइनरी, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों में किया जाता है। और अगर सवाल हो कि भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार कौन सी थी, तो वो थी मिराई। ठीक है, मिराई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2024 में देश में खुदरा मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर कितनी रही है? खुदरा आंसर होगा 5.22%। ठीक है, खुदरा महंगाई दर किसने जारी की है ये जानकारी? तो NSO ने जारी की है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जारी किया। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया है इसको, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, NSO इसको जारी करता है। कैसे तय होती है खुदरा महंगाई दर? अगर बात होगी तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए तय होता है। उसमें खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, ईंधन, घर, बिजली, मतलब बहुत सारी चीज़ों की गणना की जाती है। मतलब कि एक ग्राहक के तौर पर आप या हम रिटेल मार्केट से जो सामान खरीदते हैं, तो वो पिछले साल उसी समय उसी महीने में कितनी कीमत थी और इस साल कितनी कीमत है, ये इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आप सोचेंगे दिसंबर का आंकड़ा क्यों बता रहा हूँ जनवरी में? क्योंकि दिसंबर का डेटा अभी जनवरी में जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, महंगाई कैसे प्रभावित करती है आपको? सीधे सीधे तौर पर परचेजिंग पावर पे इफ़ेक्ट होता है। अगर महंगाई ज़्यादा है तो आप जो है वो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। ठीक है, एक और सवाल ये एग्जामिनेशन में आता है कि RBI कैसे कंट्रोल करता है? RBI के पास क्या टूल है जो महंगाई कंट्रोल करने के लिए?
तो रेपो रेट के ज़रिए वो महंगाई को कंट्रोल करता है। ओके, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, लिक्विडिटी को, यानी बाज़ार में जो रुपए हैं उसके बहाव को, लिक्विडिटी को कम करता है, और इसका इस्तेमाल वो रेपो रेट, एक इम्पॉर्टेंट टूल है, उसके ज़रिए करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट अगला प्रश्न लेते हैं कि भारत की थोक महंगाई दर दिसंबर 2024 में कितनी थी। आंसर होगा 2.37%। ठीक है, ये थोक महंगाई दर की बात हो रही है, 2.37%। ओके, तो ये किसने जारी किया है, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो वही उसी ने जारी किया। जबकि खुदरा महंगाई दर NSO जारी करता है। ठीक है, तो थोक महंगाई दर मतलब क्या होगा कि आपने जो रिटेल से खरीदने गए सामान, वो रिटेलर जो है ना, वो जहाँ से सामान खरीदा है तो उसके लिए कितनी महंगाई बढ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया थोक महंगाई दर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। आंसर होगा नोवाक जोकोविच। टोटल उन्होंने कितने मैच खेल लिए हैं, तो 430 ग्रैंड स्लैम मैच उन्होंने खेल लिए। ओके, तो अभी हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में वो पहुँचे हैं, और इसी जीत के साथ उन्होंने टोटल जो मैच है ना ग्रैंड स्लैम के, वो 430 वो पूरे कर लिए हैं। अब तो लगातार संख्या बढ़ेगी। किसको पीछे छोड़ा उन्होंने, तो रोजर फेडरर को छोड़ा है, जो कि 429 मैच उन्होंने खेले हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो उसके पूर्व डायरेक्टर जनरल तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार यानी सर्वोच्च सम्मान वहाँ का वो सौंपा है। आंसर का सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है थर्मन षणमुगरत्नम। ठीक है, तो उन्होंने ही 15 जनवरी को ये अवार्ड दिया है, सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान, मानद नागरिक पुरस्कार कहा जाता है वो। और वो यानी तरुण दास जो है ना, वो ये सम्मान पाने वाले ऐसे दूसरे भारतीय हैं। रतन टाटा को इससे पहले ये सम्मान मिल चुका था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सिंगापुर मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है, प्यारा भारत रहा अपना, और सिंगापुर बहुत ही छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, यहाँ पर बिंदी के समान जो दिख रहा है यहीं पर ये देश है सिंगापुर। इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। राष्ट्रपति मैंने बताया थर्मन षणमुगरत्नम। प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। आबादी करीब 60 लाख के आसपास है। मुद्रा यहाँ पर सिंगापुर डॉलर मुद्रा चलती है। ठीक है, तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया उन दोनों के बीच में कहिए ये देश है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न होगा यहाँ पर, महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। महिला वनडे की बात हो रही है, आंसर होगा स्मृति मंधाना। ठीक है, 15 जनवरी को उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में सबसे तेज शतक उन्होंने बनाया है। ये उपलब्धि उन्होंने 70 गेंदों में हासिल कर ली है। ठीक है, तो और ये मैच कहाँ पर खेला गया था, तो भारत में ही राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला गया था। ओके, तो इन्होंने स्मृति मंधाना ने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो हरमनप्रीत कौर, महिला क्रिकेट की बात करेंगे तो उनका रिकॉर्ड तोड़ा और आगे बढ़ी हैं वो। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 महिला वनडे में 13 शतक लगाने वाले भारत की पहली प्लेयर कौन बन गई है। 13 शतक की बात हो रही है, आंसर का इरा जाधव मुंबई की हैं, 14 साल की हैं। तो उन्होंने 157 बॉल में 346 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली उन्होंने। ठीक है, तो और ये उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया है। तो ये रहा फोटोग्राफ इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन, किस देश में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। आंसर को वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला में उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तीसरी बार 10 जनवरी 2025 को नए कार्यकाल की शपथ ले ली है। कुछ महीने पहले ही उन्होंने चुनाव जीता था। हालांकि वेनेजुएला के विपक्ष ने ये आरोप लगाया था कि वोट को चुराया गया है, यानी धांधली की गई थी। और अमेरिका और यूरोपीय देश बहुत सारे बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति रहें वहाँ के, इसलिए ये बार बार प्रचारित भी किया जाता है। ठीक है,
तो निकोलस मादुरो वो पश्चिमी जो बड़े जो देश हैं उनके काफ़ी विरोधी भी रहे हैं उनकी। और चूँकि क्यों है तमाम देश अमेरिका और दूसरे देश इनके खिलाफ क्यों बात करते हैं, मैप के ज़रिए भी हम इस चीज़ को दिखा देना चाहते हैं। ये प्यारा भारत है और अब चलते हैं कहाँ पर, चलते हैं मादुरे के देश में वेनेजुएला। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका है या दक्षिणी अमेरिका है, तो दक्षिणी अमेरिका में ही यहाँ पर ये वेनेजुएला रेड कलर में देख रहे हैं आप। यहाँ पर तेल की प्रचुर मात्रा है, ज़बरदस्त मात्रा में तेल है। और ये जो तेल है उसका उपयोग ये अमेरिका और जो बाकी शक्तियाँ हैं उसके इशारे पर नहीं करते हैं, और ये माना जाता है किसी वजह से दुश्मनी है। ठीक है, तो वेनेजुएला में बड़ी भारी मात्रा में तेल है, और हालांकि इसके बावजूद वो बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। उसका तेल खरीदना बड़ा मुश्किल है किसी देश के लिए इस वजह से। ठीक है, तो वेनेजुएला उसकी राजधानी क्या है? केरेकस मुद्रा वहाँ पर चलती है वेनेजुएलन बोलीवियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग फटाफट। सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? महानिदेशक आंसर होगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो 18 जनवरी को उन्होंने डायरेक्टर जनरल के पद पर वो आ चुके हैं, और वो 2027 तक रहेंगे। इससे पहले कौन थे? अनिश दयाल सिंह, तो वो 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो गए थे। फिर विपुल कुमार को कार्यवाहक डीजी बनाया गया था, लेकिन अब ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो सीआरपीएफ के नए डीजी बना दिए गए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 2016 से ये दिवस मनाया जा रहा है। स्टार्टअप की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, किस पड़ोसी देश ने जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में 2 साल के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया है? आंसर होगा पाकिस्तान। तो 1 जनवरी को अस्थायी सदस्य के तौर पर कामकाज उसने शुरू कर दिया है। 15 सदस्यीय जो यूएनएससी है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो उसमें उसका 8वां कार्यकाल है। 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो है ना वो सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस भी चुना गया था पिछले साल ही, मई जून की बात है। तो 1 जनवरी 2025 से कार्यकाल शुरू हो गया है 2 साल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, तो उनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई उसका लोकपाल और नैतिक अधिकारी के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। ओके, बीसीसीआई की बात कर रहे हैं। चेयरमैन कौन है? रोजर बिन्नी। सेक्रेटरी कौन है? देवजीत सैकिया। कोषाध्यक्ष हैं प्रभतेज सिंह भाटिया। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र के वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता के.एस. मणिपाल का निधन हो गया है 1 जनवरी 2025 को? आंसर होगा वनस्पति विज्ञानी। ठीक है, पूरा नाम बड़ा ही लंबा है, कट्टूटंगल सुब्रमण्यम मणिपाल। केरल से थे, 86 ईयर के थे, और उन्होंने ना 17th सेंचुरी की लैटिन वनस्पति रचनाएं, उसका नाम था हॉर्टस मलबारिकस, तो उसका अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद किया था, काफ़ी पॉपुलर हुए थे उसकी वजह से। 2020 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, उसको कल लेंगे हम लोग। ओके, बाय।